अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर शेजी और आज हम हैं ता भाई के पास। ता हमारी क्लास के माशाल्लाह बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं और ये मैं एग्जैजरेटेड नहीं कह रहा, हमारी क्लास सारी इनको अच्छी तरह जानती है। ता बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। ओवरऑल मैं इनकी पर्सनैलिटी से इम्प्रेस हूँ और इसी वजह से हम इनके पास आए हैं। इनकी माशाल्लाह एनाटमी में डिस्टिंक्शन है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो हम इनसे ये पूछेंगे कि इतना मुश्किल सब्जेक्ट, तो इन्होंने इसमें डिस्टिंक्शन कैसे सिक्योर की। ता भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह शेजी भाई, अल्लाह का शुक्र है, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़ा बड़ा ऑनर्ड फील कर रहा हूँ यहाँ बैठ के आपके सामने, बहुत अच्छा लग रहा होता है। जज़ाकल्लाह आपके टाइम के लिए। अच्छा, सबसे पहला वही सवाल है कि एनाटमी तो बहुत मुश्किल सब्जेक्ट है, मुझे भी मुश्किल लगती है। जी जी। तो आपने ये मुश्किल सब्जेक्ट टारगेट किया हुआ था कि आपने इसी में डिस्टिंक्शन लेनी है, या तीनों सब्जेक्ट टारगेट किए और एनाटमी में आई? अच्छा, जहाँ तक इस सब्जेक्ट का सवाल है ना, तो इस सब्जेक्ट के हवाले मैंने कभी इस सब्जेक्ट को टारगेट नहीं किया था। मैं तो MBBS में एज एन एमेच्योर, जैसे जैसे कहते हैं ना गेमिंग में एमेच्योर के तौर पे मैं इस सब फील्ड में आया हूँ, मेडिकल की फील्ड में। तो मुझे नहीं पता था कि एनाटमी डिफिकल्ट होती है, फिजियोलॉजी आसान होती है, कि बायोकेमिस्ट्री डिफिकल्ट होती है। मुझे इस बात का आइडिया नहीं था, ना ही मैंने सब्जेक्ट को कभी टारगेट किया था। मेरे लिए ऐसा कि मैं कोई भी इंसान कोई भी सब्जेक्ट जितना पढ़ता है, जितनी उसको टेंशन देता है, जितना उसमें उसका इंटरेस्ट कल्टिवेट होता है, उतना उसको वो सब्जेक्ट आसान लगता है। तो क्योंकि ये सब्जेक्ट में इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन इन्वॉल्व है, और मैं ऐसा स्टूडेंट हूँ या मैं एक ऐसा तालिब इल्म हूँ जो कि विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन को प्रेफर करता हूँ, तो मेरे लिए एनाटमी मुझे कंपैरेटिवली आसान लगी। बाकी सब्जेक्ट्स में ज़रा रट्टा सदा था, रट्टा मुझसे अच्छी तरह लगाया नहीं जाता, तो एनाटमी इसलिए मुझे आसान लगती थी। टारगेट मैंने कभी एनाटमी को नहीं किया था। ठीक है। और एक बात ये भी है कि मेडिकल लाइफ में बहुत पढ़ना पड़ता है, लेकिन प्रॉफ में तो वाकई मैंने ऐसे स्टूडेंट भी देखे हैं जो 16-17 घंटे भी पढ़ते हैं, वो हमारे रूममेट भी हैं। तो आप ये बताएं कि आप भी थीटे थे? ये जो टर्म है ना थीटा, अगर मेरे रिजल्ट्स देखें आप, या फिर मुझे जिन लोगों ने देखा है पढ़ते हुए, शायद वो ज़रूर कहते हैं मैं थीटा हूँ, लेकिन मैं अपने आप को थीटा रिगार्ड नहीं करता। लेकिन जो लोग कहते हैं मैं उसको बुरा नहीं समझता। जहाँ तक सवाल है, मुझे 17-18 घंटे पढ़ने का जो प्रोसेस है, मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता ना पढ़ना, हो ही नहीं सकता। मैं तो मतलब ऐसा, मैं किसी को एडवाइस नहीं करूँगा ऐसा कोई ना करे जो देख रहा हो इधर, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। 17-18 घंटा पढ़ना ठीक है, मे भी कुछ लोगों के लिए काम करता हो, कई लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, कई लोग स्मार्ट वर्क होते हैं। आपका प्रॉब्ली सवाल भी आएगा इसके ऊपर। मैं एक हार्ड वर्कर कहीं से नहीं हूँ, मैं शायद स्मार्ट वर्कर हूँ। और उससे भी बढ़ के दुआ जो है ना, वो मेन चीज़ है जो कि रोल प्ले करती है हर जगह पे। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 17-18 घंटे पढ़ना या इतना ज़्यादा पढ़ने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कि आप पढ़ते कैसे हो। क्वालिटी बहुत मैटर करती है, क्वांटिटी इतना मैटर नहीं करती। सर्टेन हो सकता है दुनिया में कुछ ऐसे कोर्सेज जहाँ पे क्वांटिटी बहुत मैटर करती है, बट सर्टेनली MBBS में क्वालिटी बहुत मैटर करती है आपकी। चले, हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आप हमें सब्जेक्ट वाइज बता देना, ग्रास, हिस्टो, एम्ब्रियोलॉजी। तो आपने इन तीनों सब्जेक्ट्स को कैसे लेके चले? ग्रास का पोर्शन ज़्यादा है, हमें अंदाज़ा उसका। इवन कि मुझे तो अपने तौर पे बताऊँ तो मुझे ग्रास से ज़्यादा हिस्टो मुश्किल लगती थी। अच्छा, एनाटमी को 3 पोर्शन में हम डिवाइड करते हैं। ग्रॉस एनाटमी उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है, फिर एम्ब्रियोलॉजी होती है, और फिर हिस्टोलॉजी होती है, या हिस्टो एम्ब्रियो हम ऊपर चेंज करते रहते हैं उसका सीक्वेंस। जो ग्रॉस एनाटमी है ना, उसको पढ़ने की जो की है ना, या जो कह लें ट्रिक है ये की कह लेंगे, ट्रिक नहीं कहते उसको, वो है इमेजिनेशन। जब आप अपनी इमेजिनेशन, अपनी विजुअलाइजेशन पावर को इस्तेमाल करते हो ना ग्रॉस एनाटमी को स्टडी करने के लिए, आपके लिए वो बहुत आसान हो जाती है। अगर आप उसको रट्टे मारते रहोगे, ठीक है, ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी, लेकिन हर चीज़ आप मेमोराइज नहीं कर सकते हो। ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीज़ें आपको ऐसी होती हैं जो आपको ना लाइक इमेजिनेशन के थ्रू ज़्यादा अच्छी तरह याद रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग मेडिकल वाले स्पेशली वीडियो देख रहे होंगे, तो उनको पता होगा कि जो ये रिलेशन हमने याद करने होते हैं, कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक लिस्ट हमने याद करनी होती है, भाई इस जगह से क्या क्या चीज़ें पास कर रही हैं, इस स्ट्रक्चर के इधर क्या है, लैटरल क्या है, मीडियल क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप इमेजिनेशन से बेहतर याद कर सकते हो। अगर आप इसको अपनी टेक्स्ट वाली मेमोरी से याद करने की कोशिश करोगे, नोट्स बनाओगे, ठीक है, वो भी इफेक्टिव है, बट पिक्चर वाली जो मेमोरी है ना आपकी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे वो फिल्म्स में कहते हैं फोटोग्राफिक मेमोरी है आपकी, तो उसके हिसाब से आई थिंक वो ये एक बेहतर तरीका है। जहाँ तक सवाल एम्ब्रियो का है, एम्ब्रियो जो है वो उसकी जो की है ना, मेरे लिए, जो हमारे टीचर्स भी हमें बताते थे, वो स्टोरी की तरह है। एम्ब्रियोलॉजी जो है ना, वो खुद एक स्टोरी है, इट्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। वहाँ आपने फर्टिलाइजेशन से शुरू होना है, और आपने करते 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 फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, एंड अल्टीमेटली फिर आपने सिस्टमिक है। हाँ बिल्कुल, सिस्टमिक स्टडी है उसकी बेसिकली। तो जब मैं तो यही हमेशा कहता हूँ, जब भी मुझसे कोई पूछता है एम्ब्रियो के हवाले से, हालांकि मैं कोई बहुत
बड़ा साइंसदान नहीं जो मैं इस हवाले से बताऊं, लेकिन ये एक बात है कि सबसे अच्छी जो तरीका है ना एम्ब्रियो पढ़ने का वो ये है कि आप जब भी एम्ब्रियो पढ़ने बैठो ना, जहाँ से कब स्टार्ट करो, आप फर्टिलाइजेशन से पढ़ना शुरू करो उसको, पिछली कहानी के साथ हाँ, relate कहानी है। को, हाँ मतलब कहानी आपने शुरू की, यहाँ तक आपने पढ़ा था, आपका टेस्ट आ गया या कुछ आ गया, अभी यहाँ तक पढ़ा है, आगे जब आपने दोबारा रिवाइज करना होगा फिर दोबारा कहानी के स्टार्ट से शुरू करना, वरना आपको समझ नहीं आएगी, तो आप कोरिलेट करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है। एम्ब्रियो का ये है। और हिस्टोलॉजी जो है ना, हिस्टोलॉजी सब किसी को पसंद नहीं है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी सबका पेट पीव है, किसी को मज़ा नहीं आता हिस्टोलॉजी पढ़ने में। हिस्टोलॉजी का मैं ये कहूँगा कि हिस्टोलॉजी दिल पे पत्थर रख के आप उसको मेमोराइज कर लें, ठीक है। ये एक तरीका है। दूसरा जो एक तरीका है जो कि थोड़ा सा एडवांस्ड कह लें या फिर इतना प्रैक्टिस नहीं किया जाता, वो ये है कि आप एटलस होता है हिस्टोलॉजी का, माइक्रोस्कोपिक, आप उससे हेल्प लो उसकी, यानी कि आप हिस्टोलॉजिकल इमेजेस से खुद को हिस्टोलॉजी पढ़ाओ, ये भी एक अच्छा तरीका है। लेकिन यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली प्रैक्टिस नहीं होता। यहाँ पे ये होता है कि आप जिसको कहते हैं देसी लैंग्वेज में जुगाड़ कर लेते हो, आप बस याद कर लेते हो हिस्टोलॉजी को, आप बस ठीक है उसे रट लो, ठीक है उसके फैक्ट्स को रट लो आप, सिंपल सी बात है, और बाकी उसके डायग्राम्स को प्रैक्टिस करो। अच्छा, क्या आपको भी एनाटॉमी मुश्किल लगती है? मुझे भूल जाती है? भूलती तो हर चीज़ है, मुझे तो मतलब अक्सर अपनी ज़िंदगी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स भी भूल जाती हैं। नहीं, स्पेसिफिकली एनाटॉमी बताएं। स्पेसिफिकली एनाटमी भूल जाती है, बिल्कुल ये एक नेचुरल, जैसे सबके लिए होता है वैसे ही मेरे लिए होता है। और जिस तरह फिजियोलॉजी लोगों को भूल जाती है, बायोकेम भूल जाती है, एनाटमी भी भूल जाती है। एनाटमी भी कई दफ़ा टफ टाइम देती है जैसे बाकी सब्जेक्ट्स देते हैं। ये ज़रूर है कि एनाटमी बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले में एक्सटेंसिव ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा उसका। अब क्योंकि उसका सिलेबस ज़्यादा, उसकी इंपॉर्टेंस भी ज़्यादा है, आगे जाके सर्जरी की फील्ड इस पर डिपेंड करती है आपकी, उसकी स्किल्स वगैरह इस हिसाब से है। और ये भूलना तो नेचुरल प्रोसीजर, आगे में इस पर और बात करते हैं, ठीक है, कैसे कर सकते अच्छा। हैं। तो आप हमें अपनी रूटीन से बताएं कि आपकी स्टडी रूटीन क्या थी? मेरी स्टडी रूटीन, अच्छा, जब मैं MBBS में स्टार्टिंग में आया था ना, तो मैं तो ऐसे था जैसे वो हर पैशनेट बच्चा होता है ना, मोटिवेशनल, बहुत मोटिवेशन होती है पढ़ने की, बहुत एनर्जी होती है पढ़ के, बस मैंने तो कहते हैं ना पंजाबी में कहते हैं अन्नी पादनी है ऐसा कुछ नहीं था। तो मैं जब शुरू में आया था ना, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ता था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि बस मैं स्पोर्ट्स में क्योंकि इन्वॉल्व था उस तरफ निकल गया। तो जब टेस्ट आते थे ना हमारा वीक दर वीक बाय द वे टेस्ट होता है कॉलेज में, हर मंडे को टेस्ट होता है, तो मैं उसके लिए पढ़ता था बस, वो भी अ डे और 2 पहले, तो ये मैं करता था। तो बाकी स्टडी रूटीन में ये है कि अगर आप हालांकि ये मैं खुद नहीं करता, अगर आप हर रोज़ 2 घंटे या चले 1 घंटा भी पढ़ते हो ना, आप डिस्टिंक्शन तो क्या, आपको बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये ऑनेस्ट बात है, ये सही बात है। तसलसल जो है ना, या जो कहते हैं ना कंसिस्टेंसी, ये मोटिवेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे एक सीनियर थे, मैं वैसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे एक कोट बताई थी कि डिसिप्लिन आउटलिव्स मोटिवेशन। जो इंसान का डिसिप्लिन होता है ना, वो मोटिवेशन से ज़्यादा होता है। मोटिवेशन टेम्पररी हो सकती है, मोटिवेशन नीचे जा सकती है, और हो सकता है आप काम ही ना करो एक दिन है। डिसिप्लिन जो ना आपको कहता है, आपको रोज़ कहता है नहीं काम करना है, तो डिसिप्लिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं खुद इसमें अमल नहीं करता, लेकिन मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगा। माशाल्लाह ताज जो है ना, इनका IQ लेवल बहुत अच्छा है और चीज़ें ग्रैस्प जल्दी करते हैं। अच्छा, आप एक एथलीट भी हैं, स्पोर्ट्स में बड़े एक्टिव हैं, हमारे फुटबॉल के कैप्टन भी हैं, तो अपनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ रिलेटेड हमें बताएं कि MBBS के साथ आप इन चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हैं, कैसे आपने इनको मेंटेन किया हुआ है? अच्छा, फुटबॉल खेलने का मुझे शौक था काफ़ी अरसे से। बैडमिंटन, फुटबॉल, क्रिकेट खेलता था। फुटबॉल ज़रा थोड़ा बेहतर खेलता था कंपैरेटिवली बाकी स्पोर्ट्स से। मैं ये शुरू से बचपन से मुझे एक आदत थी कि मुझे ना, जब मैं स्कूल से आता था पहले पढ़ लेता था, कहता था यार पढ़ लो, उसके बाद जितना मर्जी खेलो, बस चिल होके जितना मर्जी खेलो। लेकिन इधर आया MBBS में ज़रा उल्टा हो गया, अब मैं पहले खेलता हूँ, पढ़ लेता हूँ एंड पे, तो उल्टा हिसाब किताब हो गया। अच्छा, लेकिन ये है कि आप बैलेंस क्रिएट इस तरह कर सकते हो कि आप कोशिश करो, इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज। डॉक्टर साहब, प्रायोरिटीज़ की बात है। अगर आप स्टडीज़ को प्रायोरिटाइज कर दोगे ना, हर चीज़ के ऊपर रख दोगे, तो आप ऑटोमेटिकली उसके लिए टाइम निकाल लोगे। आपकी ऑटोमेटिकली खेल, आपकी सोशल लाइफ, आपकी स्टडीज़, खेल कूद सब मैनेज हो जाता है। आपकी प्रायोरिटी जो ना वो बहुत मैटर करती है। अगर आपका खेल आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एट सर्टेन टाइम्स आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका दिल नहीं करेगा क्योंकि आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपने अपना डिसिप्लिन डेवलप नहीं है। दैट्स ऑल। अच्छा, हमें रिटर्न पेपर, OSPI और वाइवा से रिलेटेड भी बताएं कि क्योंकि एनाटॉमी का ये चीज़ें मुश्किल होती हैं, रिटर्न पेपर भी और OSPI को आपने कैसे हैंडल किया, ग्रास और हिस्टो की, और फिर वाइवा टिप्स तो ज़रूरी हैं बहुत कि वाइवा को, क्योंकि चीज़ें याद तो होती हैं, एनाटॉमी में ये नहीं होता, लेकिन वहाँ वाइवा में जाकर भूल जाती हैं, तो फिर आप इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते रहे? अच्छा, सबसे पहले तो मैं यार ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग ये सोचते हैं ना यार हमें एनाटॉमी भूल जाती है, ये नेचुरल है, ये सबके साथ होता है। ये तो इतनी नॉर्मल चीज़ है कि यानी कि ये सबसे बड़ा सच ही MBBS का ये है कि आपको भूलती हैं चीज़ें।
ठीक है। हर डॉक्टर को भूलती हैं चीज़ें, हम्म। एक बात होगी। अब हम आते हैं रिटन एग्जाम पे। जो रिटन एग्जाम होता है ना इसका एनाटमी का, उसमें मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कहूँगा कि सबसे पहले आप दुआ करें, सबसे पहले दुआ करें, थोड़ी जो आप मेहनत कर सकते हैं आप वो करें। उसके बाद जब पेपर आपने अटेम्प्ट करना है ना रिटन एग्जाम, जिसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं या लॉन्ग क्वेश्चंस जिन कॉलेजेस में होते हैं, वहाँ पर आप ये करें कि आप क्वेश्चन जो आपके पास आया ना, आप पहले ध्यान से बिस्मिल्लाह पढ़ के उसको पहले पढ़ें कि क्वेश्चन में उसने पूछा क्या। आप कोशिश करें 1 मिनट चलने लगा लें, आप अपने आप को समझाएं कि उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है। एक दफ़ा आपने समझ लिया कि उसने क्या पूछा है, अब आपने अपने दिमाग में तैयार करना है कि मैंने इसमें ये बातें लिखनी है। आपने रेलिवेंट बातें सारी एक आउटलाइन से बना लें, आउटलाइन से बना लें, आपने रेलिवेंट बातें उसमें सारी लिखनी है। ठीक है। कोई भी आप इरेलीवेंट बात मत लिखें या कोई आप ऐसी बात मत लिखें जो आपको पता है कि मैं गलत लिख रहा हूँ। आप लिखे जा रहे हैं उसको, उसके आपको मार्क्स नहीं मिलने हैं, उससे आपको सिर्फ टाइम ज़ाया होगा। कोई क्वेश्चन आप उसे बेहतर अटेम्प्ट कर पाते होंगे, आप वो अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, आपके पास टाइम नहीं होगा, ठीक है। और कभी ये तो इतनी कॉमन चीज़ है, एक्स्ट्रा शीटें लोग ले रहे होते हैं, उससे अगले मतलब एक आम बच्चे को वैसी टेंशन हो जाती है, यार एक्स्ट्रा शीटों पे एक्स्ट्रा शीटें ले जा रहे हैं, मेरा क्या होगा। तो ये इसकी टेंशन लेनी चाहिए। आप कोशिश करें, टू द पॉइंट लिखें। हाँ, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड यू आंसर रेलेवेंट विद इन द बाउंड्स ऑफ द क्वेश्चन। आप उसके मुताबिक आंसर करें और कोशिश करें कि पैराग्राफ्स मत लिखें, बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में लिखें, या फ्लो चार्ट अगर पॉसिबल तो बनाएं, और डायग्राम जरूर बनाएं, जहाँ पॉसिबल वहाँ डायग्राम बनाएं, कोशिश करें डायग्राम बनाएं और हिस्टोलॉजी के डायग्राम्स प्रैक्टिस करें। ठीक है, ये हो गया रिटन एग्जाम जी। ऑस्पी अच्छा, ऑस्पी में पहला पॉइंट ये कि ऑस्पी जो है ना वो एरिया है आपके एग्जाम्स का जिसमें आपको मैक्सिमाइज आप कर सकते हैं, आप मतलब आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने एनाटमी के मार्क्स ऑस्पी के थ्रू। उसमें पूरे, हाँ बिल्कुल मैथ की तरह है, आप उसमें पूरे मार्क्स पे ले सकते हैं। उसमें ये है कि जो ग्रॉस एनाटमी की ऑस्पी होती है, उसके लिए आपके जो आपके कॉलेज है उसके अंदर आपको जो डायग्राम्स बताते हैं वो उनको, या आपकी जो एमब्रियो की बुक में डायग्राम्स हैं, इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, स्केच कॉपी जो आप बनाते हैं उसकी डायग्राम्स है, उसकी लेवलिंग आप मॉडल्स हैं, मॉडल्स अच्छे से प्रिपेयर करें, ज़रूर करें। उसके अलावा आप वाइवा टिप्स पूछ रहे हैं, हाँ मेन चीज़ ये है। हाँ, वाइवा का जहाँ तक सवाल है ना, वाइवा जब आप देने जाए ना, सबसे पहले इसके लिए भी आप दुआ करें अल्लाह ताला से, दुआ मेन चीज़ है। उसके बाद जो भी आपका वाइवा ले रहा है ना, जो आपको अफवाहें सुनने को मिलती है ना कि ये बहुत टफ वाइवा लेता है, ये इस टाइप के वाइवा में तो पास ही नहीं हो सकते, ऐसा कुछ नहीं है। ये कभी आप सोचें मत, ठीक है। जब वाइवा देने जाए ना, उससे पहले आप एक रात पहले आप बोन्स, जैसे ग्रॉस का और वाइवा, ग्रॉस एनाटमी के हवाले से आप बोन्स रिवाइज करें, मसल्स उसके पढ़ के जाएं, क्लिनिकल ज़रूर पढ़ के जाएं, क्योंकि मैं आपको एट द एंड में यही कहूँगा कि क्लिनिकल्स जो है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लोग इन्फॉर्मेशन रटते रहते हैं, क्लिनिकल्स छोड़ देते हैं। क्लिनिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लिनिकल्स ही पूछे जाते हैं हर सेटिंग के अंदर, तो ये करके जाएं। दूसरा, वाइवा के अंदर कोशिश करें कि जब जो आपसे सवाल पूछा है ना, अगर आपको उसका आंसर आता है तो आप सब कुछ ना बताना शुरू कर दें, ठीक है। उसे थोड़ा सा आंसर दें, ज़रा थोड़ी सी आप रियायत करें, आराम से आंसर बताएं। फिर आपसे पूछेंगे अच्छा इसके बारे में और बताएं, तो वो ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछेगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल सकते हैं। एक बात ये है। दूसरा ये है कि जिस टर्म का आपको अच्छी तरह नहीं पता, उस लफ्ज़ को आप मत बोलें वाइवा में। अगर आप उस लफ्ज़ को वाइवा में बोल देंगे तो आपसे फर्दर क्वेश्चनिंग होगी और उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे उसके, मतलब वो मार्क्स कट ही जाएंगे। आप एक तरह से अपनी कम इल्मी का इजहार कर देंगे वहाँ पे। और जिस क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं आता ना, कोशिश करें कि आप उसका डायरेक्ट ब्लंट नो ना बोलें उसको, आप कहें कि मुझसे रिकॉल नहीं हो पा रहा, थोड़ा पोलाइटली डिक्लाइन कर दें, ठीक है। ये कोशिश करें। उसके अलावा वाइवा में जितना रिलैक्स होना, जितना आप एक्सपैंड होकर बैठ सकते हैं, अपनी बॉडी लैंग्वेज रिलैक्स रखें जितना हो सकता है, क्योंकि जो वाइवा लेने वाला है उसको भी पता है कि इस बच्चे को सब कुछ नहीं आता हो। ऑब्वियस सी बात है, हर बंदे को सब कुछ नहीं आता होता। कोशिश करें अपनी बैक स्ट्रेट रखें, क्योंकि ये बॉडी लैंग्वेज और ये पॉस्चर जो है ना, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये बहुत मैटर करता है। कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मेरा वाइवा बहुत वेल प्रिपेयर्ड था, मैं वाइवा देने गया, मेरी बॉडी लैंग्वेज ख़राब थी, या मैंने बातें इधर उधर सुनी, भाई वाइवा बड़ा मुश्किल हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, वाइवा गलत दे गया। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है आपकी। और सबसे बड़ी बात तो ये, आप रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। मेडिकल लाइफ ऐसी, मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ, मेडिकल लाइफ एक ऐसी लाइफ है जिसमें अगर आप रिलैक्स नहीं रहे ना, डॉक्टर अगर रिलैक्स नहीं तो फिर मरीज को उससे क्या डील करना है, ऑब्वियस सी बात है। तो रिलैक्स रहना बड़ा ज़रूरी है। हमारा अगला सवाल भी आपसे यही है कि एमबीबीएस में देखें स्ट्रेस तो होती है, नो डाउट। जी जी। कुछ पॉजिटिव स्ट्रेस है जिसकी वजह से हम पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। जी जी। कुछ स्ट्रेस इस लेवल तक बढ़ जाती है कि एंजाइटी होना शुरू हो जाती है, आपका मजीद टाइम जो है ना वो वेस्ट हो रहा है, इवन के रातों की नींदें उड़ रही हैं, भूख नहीं लग रही, और ना पढ़ पा रहे हैं और ना कुछ और कर पा रहे हैं। तो उस सूरत हाल में हम अपनी स्ट्रेस को कैसे हैंडल करें? स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें? अच्छा, ये इस हवाले से ना मेरा इल्म बड़ा नाकिस है। मैं आपको अपना जो यहाँ पे बता रहा हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस ही बता रहा हूँ। अच्छा देखिए, स्ट्रेस जो है ना, ये ना, जैसे आपने मुझे थोड़ी देर पहले और आपने पहले भी एक दफ़ा मुझे बात बताई थी, स्ट्रेस दो तरह का होता है। दो तरह का स्ट्रेस होता है। एक होता है कि आपको स्ट्रेस हो, आपको थोड़ा सा पैनिक हो आप हों और आपको पुश करे कि आप तैयारी करो, मतलब पढ़ो, आप ना एकदम
थोड़ा सा वो स्टिमुलेट हो जाए पढ़ने के लिए, ये तो चले ठीक है, आपने पढ़ना शुरू कर दिया एंड यू नो विद टाइम जैसे जैसे आप तैयारी करते जाते हो वो स्ट्रेस भी खत्म होना शुरू हो जाता है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे आप कॉन्फिडेंस गेन करते हो। अच्छा, लेकिन ये स्ट्रेस होता है ना जो जिसकी आप बात कर रहे हैं, जिससे लोग परेशान हो जाते हैं, रातों की नींदें वगैरह उड़ जाती हैं, ये जो स्ट्रेस है ना, मुझे ये फील होता है इस स्ट्रेस की जो रूट कॉज है ना वो ओवर थिंकिंग है। जो ओवर थिंकिंग है ना, ये जब इंसान करना शुरू कर देता है ना, तब इंसान को स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। अब इसका पता कैसे चलेगा कि ओवर थिंकिंग कब कर रहे हो आप? जब आपका एग्जाम होने वाला हो, जब आपका वाइवा हो, या जिंदगी में आपको जब भी कोई मुश्किल सिचुएशन हो, आप ये कोशिश करो अपने दिमाग में रखने की कि इस सिचुएशन के बारे में ऐसी कौन सी बातें हैं जो मुझे परेशान कर रही हैं, ठीक है, कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं। उसके बाद आप ना उस लिस्ट में से जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है उनको कट कर दो, ठीक है, कि यार ये तो मेरे कंट्रोल में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपका एग्जाम है सुबह, एग्जाम में क्वेश्चंस कौन से आएंगे आपके कंट्रोल में है? बिल्कुल भी नहीं है। एग्जामिनर कौन है? आपके कंट्रोल में नहीं है। जो टाइम एग्जाम का वो लिमिटेड है वो आपके कंट्रोल के अंदर नहीं है, ठीक है। क्लिनिकल्स कौन से आएंगे आपके कंट्रोल में नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। मौसम कल कैसा आपके कंट्रोल में नहीं है, वो सब आपके कंट्रोल से बाहर है। तो इन चीज़ों के बारे में अगर आप वरी करो, पेपर बड़ा मुश्किल आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन चीज़ों के बारे में वरी करने का फ़ायदा ही नहीं है। आप सिर्फ उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेस दे सकते हैं या अलाउ कर सकते हैं स्ट्रेस आपको आपके पास है, जो चीज़ आपके कंट्रोल में है उन चीज़ों को आप बिल्कुल ऑप्टिमाइज करें। उन चीज़ों के लिए आप जितनी मेहनत कर सकते हैं उन प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए आप करें। आपके हाथ में क्या है? आपकी प्रेप आपके हाथ में है, दुआ करना आपके हाथ में है। दुआ आप करें, सबसे ज़्यादा करें, दुआ पहले करें, तैयारी करने से भी पहले आप दुआ करें। उसके बाद आप जितनी एफर्ट लगा सकते हैं ना आप करें। यानी कि पेपर के बाद आपका पेपर आपके उम्मीद के मुताबिक नहीं भी हुआ ना, तो आप अपने आप को ये ज़रूर कह सकें यार मैंने 100% दिया अपना, मतलब मैंने जान लगा दी है। सिंपल सी बात है। अब 3 जल्दी से आपसे पर्सनल क्वेश्चन है। अच्छा, आप सबसे पहले ये बताएं कि आज आप बुक कौन सी पढ़ रहे हैं? हम लिटरेचर की बुक पूछने जा रहे हैं, अपनी MBBS सेट के कौन सी पढ़ रहे हैं? अच्छा, वैसे देखें, मैं जहाँ तक सवाल है ना मेरा, मैं तो फुटबॉल और स्पोर्ट्स में घुसा रहता हूँ। मैं ये बुक्स तो नहीं पढ़ता इतनी खास, लेकिन एक बुक है मैं सबको रिकमेंड करूँगा, बहुत अच्छी बुक है। एक अरबी के राइटर हैं, डॉक्टर अब्दुल रहमान अल अरीफी नाम है उनका। उनकी एक किताब है जिसकी उर्दू में ट्रांसलेशन है ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाइए। इसकी इंग्लिश में भी ट्रांसलेशन है, अरबी में भी है। ये जो किताब है ना, इस किताब के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो लाइफ में जो आपको अक्सर सिचुएशंस मिलती हैं ना, अक्सर जिस वेरियस टाइप्स ऑफ लोग जो आपको मिलते हैं लाइफ में, उनको कैसे डील करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है, वो आपको वो किताब सिखाती है। सो इट्स अ रियली ग्रेट बुक, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग ज़रूर पढ़ो उसको। ये एक सवाल और है, आप संजीदा शख्सियत का मालिक हैं या मिजाज पसंद है? मैं मिजाज पसंद हूँ, उन लोगों के साथ हूँ जो लोग मेरे बहुत करीब हैं, जिन लोगों की कंपनी में अक्सर बैठता हूँ। मैं हर एक के साथ नहीं ऐसा करता। ऑल्दो ये ज़रूर है कि मैं एक फ़नी किस्म का इंसान हूँ, लेकिन कभी कभार क्योंकि मैं थोड़ा सा इमेच्योर हूँ, मैं इसमें थोड़ा आगे निकल जाता हूँ, तो मैं ज़रा गुरेज करता हूँ, थोड़ा सा संजीदा हो जाता हूँ। कभी कभार मेरी शक्ल बहुत मिसलीडिंग है, बहुत ज़्यादा मिसलीडिंग है। कई लोग ऐसे हैं जो मुझे डिप्रेशन का मरीज़ समझते हैं, और कई ऐसे जो मासूम भी समझते हैं। तो मैं ये बताऊँगा, ना मैं डिप्रेशन का मरीज़ है, ना मैं मासूम, मैं शरीफ हूँ, शरीफ कह सकते हैं आप मुझे। माशाल्लाह। तो आपका बहुत शुक्रिया। अगर आपके मज़ीद कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह।